कैसे करके टैक्स लगता है। इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर इनकम होता है, मतलब इंडियन लैंड पे जो भी एग्रीकल्चर इनकम आता है, कृषि से जो भी आय आती है, उस पर कोई टैक्स लगता नहीं है इंडिया में। आप पहला लाइन को देखकर समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिटुएटेड, सिटुएटेड का मतलब जो इंडिया में है, सिटुएटेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कर से मुक्त है। लेकिन अगर यही जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पे खेती हो रही है, वो विदेशी है, कहने का मतलब विदेश में स्थित है, तो उससे अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आता है तो वो फिर टैक्सेबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे कि ऐसे पूछते हैं कि एक एग्रीकल्चर इनकम हुआ है और जो ज़मीन, जिस ज़मीन से एग्रीकल्चर इनकम हुआ वो ज़मीन नेपाल में है, तो क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली है, नेपाल तो विदेश है, तो ऐसे केस में टैक्सेबल होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी ज़मीन जिससे आपको एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है, मतलब अनाज वगैरह मिल रहा है, वो अगर इंडिया में है तो उस पर कोई टैक्स लगता नहीं है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इनकम है ये आता कैसे है, तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये लाइन क्या लिखा हुआ है कि कृषि कार्य करने से होने वाली उपज से जो आय होती है वही कृषि आय कहलाती है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। ये उन्होंने एक बेसिक सा डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट ने दिया हुआ है सेक्शन 2 में, कि वो कहते हैं कि कृषि कार्य करने से होने वाली आय। अब ये कृषि कार्य का मतलब क्या है, इसको भी अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। यहाँ पर कुछ कुछ शर्तें हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम में जनरली आता क्या क्या है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि सबसे पहली शर्त ये है कि कृषि भूमि जो है वो भारत में होना चाहिए। लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। उस पर अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम हो रहा है या फिर उससे अगर आपको कोई किराया या लगान प्राप्त हो रहा है। अब ये किराया या लगान क्या होता है इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई खेत है और उसे आपने किसी को खेती करने के लिए दिया हुआ है, तो सामने वाला जो बंदा है उसको आप लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि वो हमारा बटीदार है, तो वो जब खेती करेगा तो उसका कुछ हिस्सा हमें जरूर देगा, मतलब हमारा हिस्सा तो हमें देगा ही देगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पर किराया या लगान कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और दूसरा जो यहाँ पर ये देखिए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मतलब ये है कि विक्रय योग्य बनाना या उपज को बेचने से है। मतलब अगर आप कोई फसल है, जैसे कि आम है, तो आम को अगर विक्रय योग्य बनाया जाए, कहने का ये मतलब है कि आम को तोड़कर अच्छे से पैकिंग करके फिर उसको बेचा जाए, तो ये भी हमारा एक एग्रीकल्चर इनकम ही है। और फार्म हाउस से जो इनकम आती है उसको भी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत लाते हैं। मतलब फार्म हाउस से अगर कोई भी इनकम आता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा जैसे नर्सरी का अगर कोई काम है जिसमें कि सैपलिंग सीडलिंग हो रही है, यानी कि सैपलिंग और सीडलिंग का मतलब होता है बीज लगाकर पौधा बनाना, फिर उस पौधे को क्या करना, बेचना, या फिर सैपलिंग का मतलब भी वही ऑलमोस्ट होता है कि आप पौधे का निर्माण कर रहे हैं फिर उसको बेच रहे हैं। तो इससे अगर कोई आमदनी होती है, इन चारों चीज़ों से अगर कोई आमदनी हो रही है तो उस पर जनरली कोई टैक्स नहीं लगता। अगर हम लोग मोटा मोटा बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो एक प्रकार का एग्रीकल्चर इनकम है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इसको आप लोग प्योर एग्रीकल्चर इनकम कह सकते हैं। जैसे कि किराया अथवा लगान, कृषि कार्यों से आय, उपज को बेचने योग्य बनाने से अगर कोई आय है, उपज बेचने से कोई आय है, फार्म हाउस से जो आय है, तो इसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये भी देखिए कि ये सारी चीज़ें जो होती है वो ज़मीन से ही हो रही है, कहने का मतलब भूमि से ही प्राप्त हो रही है, लेकिन फिर भी इसको इनकम टैक्स ने एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना है, इसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना है। इसीलिए अगर यहाँ से आपकी कोई आमदनी हो रही है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसे हम लोग एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। जैसे कि मछली पालन हो गया, जैसे कि पोल्ट्री फार्म का हो गया, अगर बटर या घी वगैरह बनाते हैं तो वो हो गया। उसके बाद अगर हमारी कोई माइंस है, मतलब खदान है, जैसे कोयला निकल रहा है या पत्थर निकल रहा है, उससे अगर हमें रॉयल्टी मिल रहा है, बीकॉम पार्ट 1 में रॉयल्टी चैप्टर होगा अकाउंट का जिसमें आपने पढ़ा होगा, तो वो रॉयल्टी भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, अर्थात उस पर हमें टैक्स लगेगा। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ देखिएगा, जैसे हमारा कोई फार्म हाउस है और उसका मैनेजर है, तो मैनेजर ये कहता है कि देखो फार्म हाउस की इनकम तो टैक्सेबल ही नहीं है, तो मेरा भी जो मेहनताना है, रेमुनरेशन है, पारिश्रमिक है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है, उसको एग्रीकल्चर इनकम से हटा दिया गया है। जैसे कि कुएं वगैरह का या ट्यूबवेल है या ट्रैक्टर या अदर टूल्स खेतों में यूज किया जाता है,
और ट्यूबवेल वगैरह से पानी वगैरह पटाया जाता है, तो यहाँ से जो इनकम आती है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना गया है। अर्थात कि इन जगहों से अगर कोई पैसा प्राप्त होता है, आमदनी आता है, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल कहा गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक और भी चीज़ मैं बता दूं, जैसे फार्म हाउस से जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी फार्म हाउस से, इस पर कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही फार्म हाउस से जो इनकम आएगी उसको हम लोग टैक्सेबल करते हैं या नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है। फिर इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार चैप्टर को रिकैप कर दूं। मैंने आपको अभी ये बताया कि इंडिया में जो भी ज़मीनें हैं उससे अगर कोई कृषि आय होती है तो वो पूरी तरह माफ़ है, कर मुक्त है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर हमारी ज़मीन विदेश में है तो वहाँ से अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम होता है तो उस पर टैक्स लगता है। एग्रीकल्चर इनकम होने के मुख्यतः मतलब ये चार जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये चारों जनरली एग्रीकल्चर इनकम के दायरे में आते हैं और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। फिर उसके बाद ये बताया कि देखिए ये जो इनकम है ये सामान्यतः भूमि से ही, लैंड से ही होता है। तो लोग जनरली सोचते हैं क्या कि ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, इस पे टैक्स लगता है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कोई भी ऐसे 5 या 10 इनकम के नाम बताओ जो लगते तो एग्रीकल्चर इनकम की तरह हैं लेकिन होते नहीं है एग्रीकल्चर इनकम। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं और थोड़ा बहुत और इसमें ऐड कर लीजिएगा। देखिए एक चीज़ और भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये मैंने बनाया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि सेल प्रोसीड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कहने का ये मतलब है कि हमारे पास कुछ उपज आया था, कोई अनाज होगा, तो उसको हमने बेच कर यहाँ पर 2 लाख रुपया कमाया, ठीक है। और इस 2 लाख रुपए को कमाने के चक्कर में, कहने का मतलब खेती करने में हम लोगों को ये सारे खर्चे हो गए। जैसे डेप्रिसिएशन लग गया इक्विपमेंट पे, मतलब अगर ट्रैक्टर होगा तो उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, लेबर के चार्जेस लग गए, बीज का, सीड्स का मतलब होता है बीज हो गया, खाद हो गया, इसके बाद हो सकता है पानी पटाने के लिए या ट्रैक्टर के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्जेस कुछ लग गए। तो ये इस तरीके का अगर क्वेश्चन होगा और उसमें आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप कैलकुलेट एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपसे यहाँ पे कहे कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है ये कैलकुलेट करो, तो ऐसे केस में आपको करना क्या है कि जो भी पैसा आया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचकर, उसमें से ये सभी खर्चों को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से माइनस कर सकते हैं। ये अलाउड है, मतलब कृषि से संबंधित खर्चे, कृषि से संबंधित आय में से आप घटाकर दिखा सकते हैं। तो 10 और 10 20,000 और 25, 20 और 25 हो गया 45 और 5 50,000, 50 और 10 60, 5 65,000। इसको अगर आप ठीक से जोड़ेंगे तो ये 65,000 होता है। इसको यहाँ से माइनस कर देता हूँ, मैं एक बार वापस से जोड़ लेता हूँ। ये 20,000, 10 30, 30 20 50, 10 60 और 5 65, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1,35,000 जो है ये प्योर एग्रीकल्चर इनकम है और इस पर हालांकि कोई टैक्स तो लगेगा नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और भी चीज़ आपको इस चैप्टर में याद रखना है, वो ये है कि इन चारों केसेस में ये सभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है। कहने का मतलब चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, लेटेक्स भी रबड़ से ही संबंधित एक आइटम होता है। तो देखिए टी भी तो ज़मीन में ही उपजता है, कॉफ़ी भी ज़मीन में ही होता है, रबड़ भी पेड़ से ही निकलता है, तो लोग इसको एग्रीकल्चर इनकम ही बोलेंगे और कोई टैक्स नहीं देंगे। लेकिन इनकम टैक्स ने ये कहा है यहाँ पर कि टी के उत्पादन से या कॉफ़ी के उत्पादन से या रबड़ के उत्पादन से या लेटेक्स के उत्पाद करके बेचने से आपको जो भी आमदनी आएगी उस आमदनी का 40%, 25%, 40%, 35% पे टैक्स आपको लगेगा। मतलब चाय से मान लीजिए चाय के उत्पादन को बेचकर, चाय से जो भी आपका आया है एग्रीकल्चर इनकम, वो मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो उस 1 लाख रुपये पे 60,000 पे आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन 40,000 पे टैक्स लगेगा। उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना गया है। तो एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि पार्टली एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, ये पार्टली मतलब अंशतः कृषि आय है, तो ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। अब ये चैप्टर में एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो पूछेगा वो कौन सा क्वेश्चन आपसे मेजर क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि कृषि आय से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इसके प्रकार क्या क्या हैं। कोई भी ऐसी 10 इनकम के नाम बताइए जो भूमि से संबंधित हैं परंतु एग्रीकल्चर इनकम नहीं है।
तो यही मेन एक क्वेश्चन है, आप इसी क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। एग्जाम में आता है तो जनरली यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आज की इस क्लास में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। वो ये है कि अगर हमारे पास दो तरह की इनकम हो, एक तो एग्रीकल्चर इनकम भी हो और एक नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर हमारी एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में टैक्स थोड़ा सा अलग तरीके से निकलता है। ये जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 80,000 है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5 लाख है। तो ऐसे केस में टैक्स कैसे करके कैलकुलेट होगा, इसका एक अलग सा प्रोसीजर इनकम टैक्स ने दिया हुआ है। इसको हम लोग एक दूसरे क्लास में करेंगे, आज की क्लास में ये टॉपिक नहीं करते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चंस के आंसर को तैयार कीजिए और यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा अगर आपके पास गेस्ट पेपर हो या किताब हो तो वहाँ से भी आप इसका आंसर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बातें करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड बाय।